गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप जानते हैं हम वीडियो देख रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान 1 का। आज से हम लोग हमारा नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊष्मा। ये हमारा पांचवा भाग है, पांचवा चैप्टर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पेज नंबर 62 यानी कि 62 पर आप लोग ये देख पा रहे हैं बेटा अभी कि हमने ये पांचवा चैप्टर शुरू किया है ऊष्मा। पिछले वीडियो में हमने जो हमारा चौथा पार्ट था विद्युत धारा के प्रभाव, इसके प्रश्नोत्तर देखे थे और ये प्रश्नोत्तर मैंने आप लोग को व्हाट्सएप द्वारा भेजे हुए हैं। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर कंप्लीट करके रखिए और उसको लर्न करते रहना बेटा। आज जो हम लोग हमारा नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं ऊष्मा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पूर्व मैं आप लोग को कुछ जानकारी बता देना चाहता हूँ। ऊष्मा यानी होता है बेटा हीट, जिसको हम लोग हमारी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा में बहुत बार किसी वस्तु को तापमान द्वारा नापा जा सकता है। यानी कि थर्मोमीटर द्वारा कोई भी वस्तु का टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना है ये हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा। ऊष्मा में हमने पिछली कक्षा में ऊष्मा और ऊष्मा के संचरण के विविध प्रकारों की जानकारी प्राप्त की है। जैसे आपने कक्षा 9वीं में ऊष्मा और ऊष्मा के संचरण के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी देखी है बेटा। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थों का द्रव पदार्थों में रूपांतरण होता है और द्रव पदार्थों का गैसीय पदार्थों में रूपांतरण होता है। तो गैसीय पदार्थों, द्रव पदार्थों और ठोस पदार्थों का संकुचन तथा प्रसरण किस प्रकार होता है, इस संबंधी कुछ प्रयोग हमने करके भी देखे हैं, है ना। पिछली कक्षा में हमने द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थों का जैसे संकुचन और प्रसरण किस तरह से होता है, ये सब प्रयोग हमने देखे हुए हैं। ऊष्मा तथा तापमान, इनके अंतर भी जान चुके हैं। ऊष्मा देने के बाद तापमान कैसे बढ़ता है, या फिर ऊष्मा कम कर देने के बाद तापमान किस तरह से कम होता जाता है, यह इसके बीच में अंतर हम लोगों ने देखा हुआ है। तापमापी से तापमान को किस प्रकार नापते हैं, इसका भी अध्ययन हमने किया हुआ है। पता है स्टूडेंट आप लोगों को, तापमापी के द्वारा यानी कि थर्मामीटर का उपयोग करके तापमान को किस प्रकार मापते हैं, ये भी हमने इसका भी अध्ययन हमने किया हुआ है। तापमापी आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने आप में से देखी होंगी कैसे होती है। उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतनी वो पदार्थ की ऊष्मा हम लोग को समझ में आ जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरे पैरा पढ़ते हैं। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन में पाई जाने वाली गुप्त ऊष्मा, पानी का असंगत व्यवहार, औसत बिंदु तापमान, आर्द्रता, विशिष्ट ऊष्मा धारकता, इन सभी संकल्पनाओं का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है। इस विषय संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप लोग हमारे ये ऊष्मा, ये जो हमारा पांचवा पाठ है, इसमें देखने वाले हैं बेटा कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, फिर पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है, औसत बिंदु तापमान क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है और विशिष्ट ऊष्मा धारकता क्या होती है। ये सभी चीज़ें इस ऊष्मा वाले पाठ में हम लोग आगे देखने वाले बेटा। अब देखिए यहाँ पे एक गुप्त ऊष्मा, एक नया भाग यहाँ पे जैसे आप लोग को बताया गया ना, ये सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो गुप्त ऊष्मा से शुरू करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैटेंट हीट भी कहते हैं बेटा। अब ये गुप्त ऊष्मा जानने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड पर एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, यानी कि जिसको हम लोग तापमापी कहते हैं। और तापमापी हमने कहाँ पे लगाई हुई बेटा, यहाँ पे बर्फ़ के बहुत सारे टुकड़े लिए हुए एक बीकर में, बर्फ़ के टुकड़े लिए हुए बेटा एक बीकर में, और उसके नीचे हमने एक स्टैंड लगाया हुआ है और स्टैंड के नीचे हमने यहाँ पे ऊष्मा दी है। बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, और ये टीपाई स्टैंड एक लकड़ी वाले बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यह प्रयोग हम लोग हमारे घर पे भी करके देख सकते हैं बेटा, परंतु जैसे कि अभी स्कूलें बंद हैं, तो स्कूल अगर शुरू होती तो ये प्रयोग ज़रूर हम करके देखते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर प्रश्न भी पूछे गए हैं बेटा। मार्च और अक्टूबर में जो 10वीं की परीक्षा होती है ना, उसमें बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं गुप्त ऊष्मा के आधार पर। तो यह आकृति 5.1 है, जिसको हम लोग कहेंगे अप्रकट ऊष्मा।
तो आकृति 5.1 में दर्शाए अनुसार एक कांच के बीकर में बर्फ के टुकड़े लीजिए। एक कांच का बीकर लिया हमने, उसमें बर्फ के टुकड़े लिए। तापमापी की घुंडी बर्फ के पूर्णतः डूबेगी, इस प्रकार रखकर तापमापी से बर्फ का तापमान नापिए। अब देखिए बेटा, तापमापी से हम लोग बर्फ का तापमान नाप लेंगे। जब जैसे ही हमने हीट शुरू कर दी है, उसके पूर्व हम लोग को यहाँ पे तापमापी से बर्फ के टुकड़े का तापमान मापना है। फिर तिपाई स्टैंड पर बर्फ का बीकर रखकर उष्मा दीजिए। अभी इस पे हम लोग को क्या करना है, उष्मा देना शुरू करना है। हर 1 मिनट में अंतरों में तापमान को नोट कीजिए। यानी कि देखिए बेटा, एक स्टॉपवॉच आपके सामने रखी है, घड़ी, जिसमें हर 1 मिनट में जितना जितना तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग को नापना शुरू करना है तापमापी से। उष्मा देते समय बर्फ तथा पानी के मिश्रण को हिलाते रहिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एक स्टीरर भी होना चाहिए। स्टीरर यानी कि वो जो पानी को नहीं, क्या हम लोग घोलते हैं, है ना, घोलने वाला एक स्टीरर लेना है हम लोगों को, उससे पानी को हिलाते रहना है। बर्फ पिघलते समय बर्फ तथा पानी के मिश्रण को हिलाते रहिए। पर बर्फ जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे पानी और बर्फ को हम लोग को मिश्रण को हिलाते ही रहना है। उष्मा शुरू है हमारी, ठीक है। पानी उबलने के पश्चात भी कुछ समय तक उष्मा देना जारी रखिए। अब देखिए बेटा, पानी उबलना भी शुरू हो गया। अब जैसे कि 1 मिनट हो गया, वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तापमापी से टेम्परेचर मतलब मेजरमेंट ले रहे हैं। जैसे जैसे 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, ऐसे 20 या 25 मिनट तक कंटिन्यू हम लोग को तापमापी से तापमान का यहाँ पे नोट करना है। फिर पानी उबलने के पश्चात भी कुछ समय उष्मा देना जारी रखिए। तापमान में होने वाले परिवर्तन व समय, इस संबंध को दर्शाने वाला आलेख बनाइए। अब देखिए बेटा, तापमान और समय, इन दोनों में जो एक आलेख बनेगा, वो आलेख कैसा होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये आलेख किस तरह से दिखेगा। देखिए बेटा, अगले पेज पर, पेज नंबर 63 पर यहाँ पे आपको एक आलेख दिया गया है। देखिए, ये आलेख है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो y अक्ष है, y अक्ष पर हमने तापमान लिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, ऐसे 100 डिग्री तक y अक्ष पर तापमान है। और ये जो x अक्ष है, यहाँ पे हमने समय लिया हुआ है, इसीलिए इसको तापमान और समय आलेख कहते हैं। इस आलेख द्वारा यह ग्राफ में यह आड़ी रेखा आपको दर्शा रही है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का उबलने का तापमान भी बढ़ता हुआ आप लोग को इस ग्राफ द्वारा, इस आलेख द्वारा दिखाई देगा बेटा। फिर यहाँ पे 100 डिग्री पार करने के बाद जैसे जैसे ये 20 मिनट हो गए हैं, 20 या 22 मिनट हो गए, ये पानी उबलना शुरू होता है और ये भाप के रूप में बदलना भी शुरू होता है। यानी कि जब यहाँ से हमने शुरू किया हुआ था, कुछ समय हमको लिया है, 4 मिनट हुए समथिंग, तो 4 मिनट होने तक यहाँ पे 0 डिग्री पे ही था, तापमान बढ़ा ही नहीं था। मतलब यह समय बर्फ़ को पिघलने में ही लग गया। उसके बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलना बंद हो गया और पानी उबलना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे ये तापमान समय बढ़ता गया वैसे वैसे हीट तो शुरू हुई थी, उष्मा देना चालू ही था। तो ये 10, 20, 30 से यहाँ पे उसका तापमान बढ़ता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। जैसे ये 6 मिनट हुए तो ये 10 डिग्री पर पहुँच गया था 6 मिनट पर। फिर ये जो 8 मिनट हुए तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया था। जैसे ये 12 मिनट हुए तो ये 40 डिग्री पर था। जब ये 16 मिनट हुए तो ये 60 मिनट पर था। इस तरह से 18 और 20 मिनट तक ये 80, 90, 100 तक पहुंच गया था बेटा। तो ये था उबलता पानी और ये भाप 100 डिग्री के उस पार। ठीक है, यहाँ पे 0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और 0 मिनट, ये समय आप लोग को यहाँ पे बता रहा है। बर्फ और पानी दोनों को मिला के यहाँ का 2, 3, 4 मिनट तक आप लोग को जो घोल मिला हुआ है, इसमें टेम्परेचर यानी तापमान बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था यहाँ, इसीलिए इसको ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण कहते हैं बेटा। ठीक है, ये एरो आप लोग को दर्शा रहे हैं कि इस तरह से मिनट भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पे तापमान भी बढ़ रहा है। अब चलते हैं हमारे पूर्व वाले पेज पर। देखिए, इसमें आप लोग को बताया गया है कि जब तक पानी बर्फ के टुकड़े का पानी नहीं होता
जब तक सभी बर्फ के टुकड़ों का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। देखिए बेटा, जब तक बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं तब तक वो क्या गए 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेंगे। और फिर बर्फ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देना जारी रखेंगे। मतलब देखिए, बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं लेकिन ऊष्मा जारी रखेंगे तो पानी के तापमान में भी वृद्धि होगी और पानी का तापमान 100 डिग्री तक जाएगा। जैसे हमने अभी चर्चा की है बेटा कि बर्फ पिघलने के बाद भी हम लोग को ऊष्मा देना शुरू रखना है और ये तापमान 100 डिग्री तक बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस तापमान पर पानी का रूपांतरण वाष्प में अधिक मात्रा में होता है। अब इस तापमान में मतलब 100 डिग्री तापमान पे जो पानी का रूपांतरण है बेटा वो भाप में बन जाएगा। सबसे पहले तो ठोस में था बर्फ के टुकड़े, फिर वो पानी यानी कि द्रव में बदला, फिर वो गैसीय यानी कि भाप के रूप में 100 डिग्री के पार जाने के बाद वो बदल रहा था। तो संपूर्ण पानी का वाष्प में रूपांतरण होते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। मतलब देखिए बेटा, जब भी तापमान बढ़ा दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस के पार भी, तो भी वह 100 डिग्री पर ही स्थिर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग क्वथनांक बिंदु भी कहते हैं बेटा। फिर तापमान में होने वाला परिवर्तन व उसे लगने वाला समय, इनके संबंध को दर्शाने वाला आलेख आकृति 5.2 अनुसार होगा। अब जैसे कि मैंने आप लोग को सविस्तर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है कि इसका आलेख कौन से प्रकार होगा, ये हमने देखा हुआ है। अब इस आलेख में रेख AB स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होने की क्रिया दर्शाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो रेख AB दिख रहा है ना, यह आप लोग को स्थिर तापमान पर ये देखिए A और B तक ये स्थिर तापमान पर आलेख आप लोग को दर्शा रहा है AB। फिर बर्फ का पानी में रूपांतर होने वाली क्रिया यहाँ पे दर्शाई गई है। बर्फ को ऊष्मा देने पर बर्फ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है। यह AB की बात कर रहे हैं, पानी में रूपांतरण हो रहा है और यह परिवर्तन होते समय बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहता है। देखिए बेटा, AB रेख के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी पूर्णतः बर्फ पूर्णतः पिघल कर पानी बन रहा था, तभी बर्फ जो है वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा था बेटा। अवशोषित कर रहा था मतलब बर्फ ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का प्रयत्न कर रहा था ताकि वो पानी में यानी कि बर्फ को द्रव में रूपांतरित कर सके। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पेज की तरफ, जहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि अब बर्फ पिघलकर इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है। AB के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। जिस स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है उस स्थिर तापमान को बर्फ का द्रवणांक कहते हैं। यानी कि जब किसी तापमान पर बर्फ पिघलकर पानी में रूपांतरित होता है उसको हम लोग बर्फ का द्रवणांक कहेंगे बेटा। यह प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिए कि यदि बर्फ का द्रवणांक किसे कहते हैं, यह प्रश्न पूछा गया तो आप बोल सकते हैं कि स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण होने वाली क्रिया को बर्फ का द्रवणांक कहते हैं। फिर अवस्थाओं में परिवर्तन होते समय पदार्थ अर्थात बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है। अब देखिए कि जैसे कि पदार्थ अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा था, मतलब बर्फ बनकर पानी बन गया था, तो यहाँ पर बर्फ ऊष्मा को अवशोषित करता है परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती। परंतु उसके तापमान में वृद्धि होती है कि बेटा नहीं, तो यहाँ पे परंतु उनके तापमान में वृद्धि नहीं होती। भले ही बर्फ ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और पानी में बदल रहा है परंतु उसमें तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है AB तक, है ना। इस संपूर्ण अवशोषित ऊष्मा का उपयोग परमाणु अणु के बंध को क्षीण करके ठोस का द्रव में रूपांतरण करने के लिए होता है और यही तापमान का उपयोग हम लोग ऊष्मा को अवशोषित करके उनके जो अणु होते हैं उनके बंध को जो पकड़े हुए जकड़े हुए अणु होते हैं ना बेटा, उसको ठोस पदार्थों का द्रव में रूपांतरण करने के लिए, उस बंध को तोड़ने के लिए करते हैं। तो ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय मतलब बर्फ का पानी में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे पिघलने की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जब बर्फ पानी में रूपांतरित होता है बेटा
और वहाँ पे एक स्थिर तापमान पर ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उस पिघलने की क्रिया को गुप्त ऊष्मा कहेंगे, है ना। AB की ही हम लोग यहाँ तक चर्चा कर रहे थे। इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थों का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहेंगे बेटा। इसमें आपको क्या बोला गया है कि किसी एक द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ, मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे सिर्फ पानी की ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे पानी है, तांबा है, इथाइल है, सोना, चांदी और सीसा है। इनका द्रवणांक बिंदु अलग है, यहाँ पे क्वथनांक बिंदु भी अलग है। यानी कि द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक द्रव क्वथनांक यानी कि यहाँ पे मिल जाता है आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो हर एक पदार्थ का अलग अलग द्रवणांक और क्वथनांक होता है। तो इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ, कोई भी सोना मान लीजिए कि कोई एक ठोस पदार्थ का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय जब किसी स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब वो एक स्थिर तापमान पर ऊष्मा अवशोषित की गई है और तुरंत उसका द्रव में रूपांतरण हो गया, ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हम लोग कहेंगे, जो कि पानी के रूप में भी हम लोग इसको जान सकते हैं और पानी के रूपांतरण के भी उदाहरण लेकर हम लोग इसे जान सकते हैं, या फिर किसी और पदार्थ के लिए भी हम लोग यही सेम डेफिनेशन यानी कि परिभाषा हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, बर्फ का पानी में पूर्णतः रूपांतर होने के पश्चात तापमान में वृद्धि होती है। अब देखिए बर्फ का, अब AB से हम लोग ऊपर चलेंगे कि अब बर्फ का पानी में पूर्णतः रूपांतरण हो गया, अब तापमान में वृद्धि होगी, धीरे धीरे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। रेक BC यह पानी के तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि दर्शाता है। देखिए बेटा, यहाँ पे आकृति में B और C ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पे 4 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान में वृद्धि आपको दिखा रहा है बेटा। उसके बाद ऊष्मा देकर पानी के तापमान में वृद्धि होती है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक बढ़ाने के बाद जैसे जैसे हम लोग ऊष्मा देना चालू रखेंगे तो उसमें उसके तापमान में भी वृद्धि नहीं होगी बेटा। मतलब एक तापमान एक जगह पर रुक जाएगा। इस तापमान पर अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को द्रव के बीच के अणुओं के बंध तोड़ने के लिए और द्रव का गैस में रूपांतरण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए बेटा, वो तापमान जो है थोड़ी देर के लिए रुक गया, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि उसने संपूर्ण ऊष्मा अवशोषित कर ली है और द्रव जो पानी का द्रव है हमारे पास, उसके अणुओं को तोड़ रहा है, वो बंध तोड़ने के लिए, और उस द्रव का यानी कि पानी का गैस में यानी कि बाष्प में रूपांतरण करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा उसको भाप में रूपांतरित करने में लग रही है। तो द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। मतलब देखिए बेटा, द्रव का जैसे जैसे रूपांतर हम लोग गैस में करेंगे वैसे वैसे ऊष्मा अवशोषित होती जाएंगी, परंतु उसके तापमान में वृद्धि नहीं होगी। और ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, गैस में रूपांतरण हो रहा है पानी का, परंतु उसके तापमान में कतई वृद्धि नहीं होगी। तो जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में यानी कि गैसीय अवस्था में होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। आपको द्रवनांक और क्वथनांक में अंतर समझ में आ गया ना बेटा। ठोस का देखिए बेटा, ठोस का पानी में रूपांतरण यानी द्रवनांक होता है, वही द्रव का गैस में रूपांतरण और अवशोषित की गई ऊष्मा को बाष्प की देखिए हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे बेटा, ये क्वथनांक। तो जिस स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण वायु में होता है उस पदार्थ को क्वथनांक कहेंगे, और स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैस में होते समय अवशोषित की गई ऊष्मा को बाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए बेटा, बाष्प की गुप्त ऊष्मा और पिघलने की गुप्त ऊष्मा ये अलग अलग चीजें हैं। पिघलने की गुप्त ऊष्मा यानी कि जिसमें द्रव का रूपांतरण होते समय उसका तापमान अवशोषित किया जाता है और वह ठोस का द्रव में रूपांतरण होने वाली क्रिया को हम लोग कहेंगे गुप्त ऊष्मा। उसी तरह बाष्प की गुप्त ऊष्मा वो होती है बेटा कि एक स्थिर तापमान पर जब द्रव का रूपांतरण गैस में होता है
उस ऊष्मा को हम लोग बाष्प की गुप्त ऊष्मा कहेंगे बेटा। तो यहाँ पे आप लोग को यह परिभाषा बताई गई है कि इकाई द्रव्यमानों के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थों में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है उस ऊष्मा को बाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए बेटा, हमने पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा देखी हुई थी, अब बाष्प की गुप्त ऊष्मा देख रहे हैं। इसमें यही सेम जो नियम है ये सभी पदार्थों के ऊपर लागू होता है कि एक किसी द्रव्यमानों के द्रव्य पदार्थ का गैसीय पदार्थों में पूर्णतः रूपांतरण होते समय, यानी कि द्रव का गैस में रूपांतरण होते समय किसी एक स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है उस ऊष्मा को हम लोग बाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहेंगे। उसी तरह पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का भी यहाँ पे परिभाषा अलग है बेटा। तो अलग अलग पदार्थों के द्रवनांक भिन्न भिन्न होते हैं, उस प्रकार अलग अलग पदार्थों के क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। हवा का दाब समुद्र सतह की हवा के दाब से कम या अधिक होगा तो द्रवनांक, क्वथनांक तथा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होता है। नीचे तालिका में समुद्र सतह की हवा के दाब पर उनका मापन किया है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक अलग अलग यहाँ पे जैसे पदार्थ दिए गए हैं, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, इथाइल, इस सभी के द्रवनांक और क्वथनांक अलग अलग होंगे। और जैसे कि समुद्र सतह पे यदि दाब, हवा का दाब कम या अधिक हो तो उसका द्रवनांक और क्वथनांक भी अलग अलग होगा। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा में उसके परिवर्तन होता हुआ आप लोग को दिखाई देगा और यह परिवर्तन आप लोग को इस तालिका द्वारा बताया गया है। आशा करता हूँ ये तालिका आप लोग देखेंगे और ये वीडियो भी आप लोग को समझ में आ गया है। अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसके अगला भाग पुनर्हिमायन पढ़ाने वाला हूँ। तब तक जो पोर्शन आज मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, ये पोर्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। इसमें जो जो परिभाषाएं दी गई है यह परिभाषा आप लोग को याद रहनी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि परीक्षा में इन सबको आपको पूछा जाता है तो आपको लिखना आना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।